Assalamualaikum. Today's topic is related to water pollution. लास्ट लेक्चर में हमने पोल्यूशन की डेफिनेशन देखी थी, उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसमें से एक मेजर जो पोल्यूशन की टाइप है वो है वाटर पोल्यूशन। तो आज हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या है, उसके डिफरेंट सोर्सेज क्या हो सकते हैं और उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ह्यूमन पे या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे। So सबसे पहले what is water pollution? Water pollution is the contamination of water bodies, for example, lakes, rivers, oceans, aquifers, and groundwater, very often by human activities. Water pollution जितनी भी हमारी ऐसी water bodies यानी कोई भी ऐसी सरफेस जहाँ पर पानी मौजूद है, जैसे लेक हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, उनमें अगर कोई भी कंटामिनेशन हो जाएगी, कोई भी पोल्यूटेंट प्रेजेंट होगा जो कि हमारे पानी को पोल्यूट कर रहा है यानी आलूदा कर रहा है, और वो सब क्यों होंगी? वो सब हमारी ही एक्टिविटीज से वो कंटामिनेंट्स, वो पोल्यूटेंट्स वाटर में रिलीज होंगे वेरी ऑफन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज वो वाटर जो है वो कंटामिनेंट होगा और वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। It occurs when pollutants, particles, chemicals, or substances that make water contaminated are discharged directly or indirectly into water bodies without enough treatment to get rid of harmful compounds. यानी pollutants आपके water bodies तक किस तरह पहुंचते हैं? आपके pollutants वाटर बॉडीज तक पहुंचते हैं जब आप कोई भी इस तरह के केमिकल का यूज करते हैं या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि कंटामिनेंट है, जो कि पोल्यूटेड है, जो कि आप डायरेक्टली किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिवर में आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो वो आपकी वाटर बॉडी को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आप वो जो पानी आप वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर रहे हैं वो किसी ट्रीटमेंट के बगैर उसको आप वाटर बॉडी में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसको डिस्चार्ज करेंगे, तो वो पानी जो कि आलूदा होगा, जिसमें केमिकल्स होंगे, जिसमें पोल्यूटेंट्स होंगे, वो आपके पानी को पोल्यूट करेगा। Pollutants get into water mainly by human causes or factors. सबसे जो बड़ा फैक्टर जिसके थ्रू वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रही है वो ह्यूमंस हैं। हमारी ही वजह से, हमारी एक्टिविटीज से वो सब वाटर बॉडीज जो हैं वो पोल्यूट हो रही हैं। वाटर पोल्यूशन इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंसर्न अलॉन्ग विद एयर पोल्यूशन। जैसे एयर पोल्यूशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्वायरमेंट को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, इसी तरह वाटर पोल्यूशन भी हमारा एक सीरियस और इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। Any change or modification in the physical, chemical and biological properties of water that will have a detrimental consequence on living things is water pollution. यहाँ पर फिर से उन्होंने वाटर पोल्यूशन बताया है कि वाटर पोल्यूशन की फिजिकली उसकी अपीयरेंस में कुछ चेंज हो, उसकी केमिकली उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज हो जाए, और वो पानी जो है आपकी सेहत के लिए, आपकी एक्टिविटीज के लिए सूटेबल ना रहे, हार्मफुल बन जाए, तो वो वाटर पोल्यूशन कहलाएगी। नेक्स्ट कि ये जो सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पोल्यूशन पढ़ा था और उसमें हमने एक जनरल टर्म पढ़ी थी, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। जनरल हमने सोर्सेज पढ़े थे कि पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, जिसमें हमने पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज को स्टडी किया था। वही जो है रिलेटेड टू अब वाटर पोल्यूशन भी है। वाटर पोल्यूशन के भी वही सोर्सेज हैं, पॉइंट सोर्सेज हो सकते हैं और नॉन पॉइंट सोर्सेज हो सकते हैं। पॉइंट सोर्सेज जैसे कि हमने पढ़ा था वो रिलेटेड टू सिंगल सोर्स होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना इजी होता है। और वाटर के केस में उसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? वाटर के केस में इसकी एग्जांपल है कि जो फैक्ट्रीज से या इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूटेड वाटर या वेस्ट वाटर केमिकल्स जिस पानी में मौजूद होंगे, वो अगर आप इमिट कर देते हैं किसी भी लेक में या स्ट्रीम में या किसी रिवर में, वो जब आपके डिस्पोज ऑफ होगा बिना किसी ट्रीटमेंट के, तो वो वाटर पोल्यूशन का सोर्स है। और वो पॉइंट सोर्स है क्योंकि वो एक सिंगल सोर्स है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उस सोर्स को, तो वो एक पॉइंट सोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट है नॉन पॉइंट सोर्सेज कौन से हैं? नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन मीन्स पोल्यूटेंट इमिटेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। यानी जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास नॉन पॉइंट सोर्सेज के हमारे पास मल्टीपल
पॉइंट्स हो सकते हैं उसके डिस्चार्ज के, वो किसी एक जगह से रिलीज नहीं होगा एनवायरनमेंट में, बल्कि उसके डिफरेंट बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं जो जिससे वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा. Contaminated water after rains that has traveled through several regions may also be considered as a non-point source of pollution. जब बारिश होगी और कंटामिनेटेड वाटर जो है वो हमारी केमिकल्स और उसमें शामिल हो जाएंगे उस पानी के अंदर, वो डिफरेंट रीजन से वो पानी जो है डिफरेंट इलाकों में वो ट्रैवल करेगा, तो वो अपने साथ साथ उन केमिकल्स को, उन पोल्यूटेंट्स को भी अपने साथ साथ ट्रैवल करेगा, तो वो डिफरेंट जगहों पर उन पोल्यूटेंट्स को लेकर जा सकता है. अब वाटर पोल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज बन जाएंगे और वो नॉन पॉइंट सोर्सेज कहलाएंगे, क्योंकि वो एक से ज्यादा उसके पॉइंट्स हैं डिस्चार्ज के. जैसे ये जो पिक्चर है ये एक्सप्लेन कर रही है कि सिटी स्ट्रीट से, रूरल होम से, फॉरेस्ट से, क्रॉप लैंड से, एनिमल फीड लॉट से, सब अर्बन डेवलपमेंट से यानी हमारी हाउसिंग सोसाइटीज से, इन सब से जो है हमारे पास ये सब से जो पानी है या हमारे कंटामिनेटेड वाटर जो है जिसमें हमारे पास पोल्यूटेंट्स मौजूद होंगे, वो सब जो है इस केनाल में या स्ट्रीम में जो है वो पानी का जो है उसमें नॉन पॉइंट सोर्स का सबब बन रहे हैं और उसमें पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं. डिफरेंट टाइप्स हैं वाटर पोल्यूशन की और हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. सबसे जो फर्स्ट टाइप है वाटर पोल्यूशन की वो है न्यूट्रिएंट्स पोल्यूशन, यानी जो पोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रिएंट्स से होगी. Some wastewater, fertilizers and sewage contain high levels of nutrient. वेस्ट वाटर जो है उसमें अगर हमारे पास फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, सिवेज जो है वो हाई लेवल्स, सिवेज जो है वो भी हाई लेवल में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर रखता है, फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं. तो इस तरह के जो वाटर बॉडीज जब ये पानी वेस्ट वाटर जो है जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिकदार में होंगे, जब आप इनको डिस्पोज ऑफ करेंगे, जब आप इनको वाटर बॉडीज में and if they end up in water bodies they encourage algae and weed growth in the water, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं इन उस ऐसे पानी में जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होंगे, तो वो स्ट्रीम में जाकर या किसी लेक में जाकर वो अल्जी को ग्रो करने का बाइस बनेगा. दिस विल मेक द वाटर अनड्रिंकेबल एंड इवन क्लॉग फिल्टर्स. एक तो पानी को वो पीने के काबिल नहीं रहेगा, और दूसरा जब आप अगर उस पानी को साफ भी करना चाहेंगे फिल्टर्स के थ्रू, वो फिल्टर्स को भी खराब कर देगा, क्लॉग कर देगा, उनके जो पोर्स हैं उनको उनमें रुकावट का सबब बनेंगे. टू मच algae will cause all also will also use up all the oxygen in the water, and other water organisms in the water will die out of oxygen starvation. एक तो सबसे पहले अल्जी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे तो अल्जी ग्रो हो रही है, और अल्जी ग्रो हो रही है तो उसकी वजह से जो अल्जी है वो सारी की सारी ऑक्सीजन जो है वो खुद यूज कर लेगी, और जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर बॉडीज में प्रेजेंट हैं उनके लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहेगी और वो सब ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर भी सकते हैं. ये पिक्चर इसी फिनोमेना को डिपिक्ट कर रही है जिसमें आपके पास अल्जी की ग्रोथ, ये जो ग्रीन पार्ट है वाटर बॉडी में आपको ऊपर साफ नजर आ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि इसमें जरूर न्यूट्रिएंट, ऐसा वेस्ट वाटर इसमें डिस्पोज ऑफ किया गया होगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होंगे, जिसकी वजह से ये जो अल्जी है वाटर की सरफेस पे ग्रो कर गई है. नेक्स्ट आपके पास वाटर पोल्यूशन की टाइप है सरफेस वाटर पोल्यूशन की. सरफेस वाटर कौन सी, सरफेस वाटर इंक्लूड्स नेचुरल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ्स सरफेस लाइक रिवर्स, लेक्स एंड ओशन. सरफेस वाटर हमारे पास जितना भी अर्थ की सरफेस पे जो भी वाटर बॉडी मौजूद है, स्ट्रीम हो, छोटी से छोटी वाटर बॉडी भी हो, लेक हो, रिवर हो, ओशन हो, वो सब सरफेस वाटर में इंक्लूड होती हैं. Hazardous substances coming into contact with this surface water, dissolving or mixing physically with the water can be called surface water pollution. जब भी कोई भी आप सरफेस वाटर में कोई भी पोल्यूटेंट, कोई भी केमिकल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हम हार्मफुल होगा, हजर्डस होगा, नुकसानदेह होगा, वो उसमें शामिल हो जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, तो वो सरफेस वाटर पोल्यूशन के बायस बनेगा.
जैसे यहाँ पर ये पिक्चर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हजार्डस मटेरियल जो है वो डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ किए गए हैं और वो सरफेस वाटर पोल्यूशन का बाइस बन रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑक्सीजन डिप्लीटिंग। वाटर बॉडीज हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वाटर बॉडीज जो हैं उसमें डिफरेंट आपके पास वाटर एनिमल्स होंगे जिसमें आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। दीज इंक्लूड एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। When too much biodegradable matter end up in water, it encourages more microorganism growth and the use of more oxygen in the water. जब आप जैसे आपके पास न्यूट्रिएंट्स की मिकदार अगर वाटर में ज़्यादा है वेस्ट वाटर में और वो डिस्पोज ऑफ होता है तो वो वाटर को पोल्यूट करता है। इसी तरह अगर जो वेस्ट वाटर आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसमें डिग्रेडेबल मैटर बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगा। और जब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे तो जाहिर सी बात है वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर होंगे तो वो सारी की सारी ऑक्सीजन जो है उसको अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। इफ ऑक्सीजन इज डिप्लेटेड एरोबिक ऑर्गेनिजम्स डाई। तो क्या होगा, जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म जब वो यूज करते जाएंगे, जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मर जाएंगे एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ग्रो मोर टू प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिन सच एज अमोनिया एंड सल्फाइड्स। और जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगी वो सरवाइव कर जाएंगे क्योंकि बाकी ऑक्सीजन तो सारी जो है वो ऑर्गेनिजम्स यूज कर चुके हैं और वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो सिर्फ जब एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे तो वो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करेंगे जैसे कि अमोनिया और सल्फाइड्स और वो वाटर को पोल्यूट करेंगे। इसीलिए इसको ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वाटर पोल्यूशन टाइप इसको कहा गया है क्योंकि जो मैटर है ऑर्गेनिक मैटर या बायोडिग्रेडेबल मैटर है वो पानी को आपकी डिस्टर्ब कर रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है वाटर बॉडी में। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। जैसे अभी हमने सेकेंड टाइप पढ़ी है सरफेस वाटर पोल्यूशन, इसी तरह ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी है। ग्राउंड वाटर क्या है, जो कि वाटर की सरफेस के नीचे जो पानी प्रेजेंट है, जो कि हम घरों में अक्सर अपनी मोटर के थ्रू, बोर के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट भी करते हैं पानी को यूज करने के लिए एज अ सोर्स ऑफ वाटर। तो अगर उसमें कोई कंटामिनेशन हो रही है ग्राउंड वाटर में, जमीन के नीचे जो पानी प्रेजेंट है, अगर उसमें भी कोई कंटामिनेशन हो जाएगी, कोई पोल्यूटेंट उसमें शामिल हो जाएगा तो वो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। When humans apply pesticides and chemicals to soils, they are washed deep into the ground by rainwater. जब आप पेस्टिसाइड्स यानी ऐसे केमिकल्स आप अपनी फसलों को दे रहे हैं जिससे आप इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकें या उन्हें ख़त्म कर सकें, या कोई ऐसी आप फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं जो कि अपनी ताकि आपकी फील्ड को, आपकी क्रॉप्स को जो है वो सपोर्ट करें, जब आप वो पानी जो है वो दे आर वॉश्ड डीप इनटू द ग्राउंड बाय रेन वाटर, जब बारिश होगी तो वो पानी जो है जिसके अंदर वो पेस्टिसाइड्स और वो केमिकल्स मौजूद होंगे वो जमीन के अंदर जज्ब हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा और वो ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएगा। दिस गेट्स टू अंडरग्राउंड वाटर एंड कॉज underground water pollution. This means when we dig wells and bore holes to get water from underground, it needs to be checked for water pollution. यानी जब आपने पेस्टिसाइड के थ्रू अपने ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर दिया है, तो अब जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब आपने उसको अपने वाटर यूजेज के लिए उसको पानी वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना जरूरी है कि वो वाटर पोल्यूटेड तो नहीं है, ताकि वो आपके लिए सेफ टू यूज है या नहीं। यहाँ पे यही पिक्चर इस सबको एक्सप्लेन कर रही है कि पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर से वो रेन वाटर के थ्रू वो ग्राउंड वाटर जो है उसको अब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पर उसमें वो शामिल हो रहा है। अनसीवर्ड सेटलमेंट जो है जिसमें वो भी स्ट्रीम के थ्रू वो भी आपके पास जा रहा है पानी अंडरग्राउंड। अनसीवर्ड सेटलमेंट क्या है? अनसीवर्ड यानी कोई भी जिसमें ऐसी सेटलमेंट, ऐसा एरिया जहाँ पे ड्रेनेज के लिए, सीवरेज के लिए कोई भी आपके पास कोई सोर्स या ड्रेन प्रोवाइड नहीं किया गया, तो उससे भी पानी जो है आपके जो वेस्ट वाटर है वो आपका ड्रेन आउट करता है, अब्जॉर्ब हो जाता है आपके
ग्राउंड वाटर में, और वो आपके ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का कॉज बनेगा। इसमें भी यही दिखा रहे हैं कि जो हम अपने प्लांट्स को जो हम वीड किलर दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हम प्लांट्स हैं उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, जब हम उनको ये केमिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो केमिकल्स हैं वो इन वाटर बॉडीज़ में शामिल हो रहे हैं। इन वाटर बॉडीज़ में जैसे ये ऑयल भी दिखा रहे हैं कि वो इस वाटर बॉडी में शामिल हो रहा है और वो ग्राउंड वाटर में भी पेनिट्रेट कर जाएगा। तो जब आप इसमें से पानी निकाल रहे हैं बोर के थ्रू, तो वो उसमें भी ऑब्वियसली वो उसको भी इफेक्ट करेगा। Next type है suspended matter. Some pollutants, substances, particles and chemicals do not easily dissolve in water. कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे पानी में शुगर या सॉल्ट आपके पास डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी भी चीजें हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऐसे पार्टिकल्स और ऐसे केमिकल्स जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होते बल्कि सस्पेंडेड रहते हैं, यानी पानी में तैरते रहते हैं। दिस काइंड ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड पार्टिकुलेट मैटर, यानी जो सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, वाटर में प्रेजेंट रहेगा, उसमें हल नहीं होगा, उसमें मिक्स नहीं होगा, बल्कि उसकी सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, उसे हम पार्टिकुलेट मैटर कहेंगे या सस्पेंडेड मैटर कहेंगे। सम सस्पेंडेड पोल्यूटेंट्स लेटर सेटल अंडर द वाटर बॉडी, और कुछ ऐसे भी पोल्यूटेंट होते हैं जो वैसे सस्पेंडेड रहते हैं, यानी उसमें वाटर की सरफेस पे मौजूद रहते हैं, लेकिन वो वक्त गुजरने के साथ साथ वो सेटल भी कर जाते हैं, वो बैठ जाते हैं वाटर बॉडी की नीचे। This can harm and even kill aquatic life that live at the floor of water bodies. और जब वो सस्पेंडेड मैटर बैठ जाएगी वाटर की सरफेस पे, उसकी नीचे, सॉरी वाटर की सरफेस पे नहीं, उसकी बॉडी में नीचे अंडर द वाटर बॉडी जो है वो उसकी सरफेस पे स्टिक कर जाएंगे, फिर जो है वो आपके पास जो वहां पर प्रेजेंट वाटर बॉडीज में जो प्रेजेंट एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो कि फ्लोर पे प्रेजेंट है, वो उनको भी नुकसान पहुंचाएगी और इवन कि वो उनको किल करने का भी कॉज बन सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है केमिकल वाटर पोल्यूशन। साफ पता चला, यानी ऐसा वाटर पोल्यूशन जिसमें कोई जो किसी केमिकल के थ्रू हो, वो केमिकल वाटर पोल्यूशन कहलाएगी। मैनी इंडस्ट्रीज एंड फार्मर्स वर्क विद केमिकल्स दैट एंड अप इन वाटर। हमारी इंडस्ट्रीज में हमारे बहुत से किसान हैं, फार्मर्स हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं बहुत से पेस्टिसाइड्स भी, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं जिनमें बहुत से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो हमारे पास एंड में हमारे पास वो सरफेस वाटर में या ग्राउंड वाटर में वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो दिस इज कॉमन विद पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, और ये पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है। These include chemicals that are used to control weeds, insects and pests. यही बात मैंने रिपीट की है कि ये केमिकल्स जो हैं हम इंसेक्ट्स या पेस्ट या वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हैं। मेटल्स एंड सॉल्वेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज कैन पोल्यूट वाटर बॉडीज। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज से जो मेटल्स और सॉल्वेंट्स की फॉर्म में जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो भी वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर रहे हैं। These are poisonous to many forms of aquatic life and may slow their development, make them infertile and kill them. और ये एक्वाटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी डेवलपमेंट को भी इफेक्ट कर सकते हैं और इवन उनको मरने का सबब भी बन सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑयल स्पिलेज। हमने ऑयल स्पिलेज भी सेकेंड थर्ड लेक्चर में हमने इसको भी देखा था कि ऑयल स्पिलेज क्या है। तो ऑयल स्पिलेज यूजुअली हैव ओनली अ लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ बट कैन स्प्रेड फॉर माइल्स। यानी जब आपके पास ऑयल जो है आपकी किसी वाटर बॉडी में स्प्रेड होता है तो वो आपके पास एक उसका लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है, उसका सिर्फ उसी एरिया में इफेक्ट होगा और उसी जगह के वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दूर तक फैल सकता है। द ऑयल कैन कॉज द डेथ टू मेनी फिश एंड गेट स्टक टू द फेदर्स ऑफ सी बर्ड्स causing them to lose their ability to fly। और ये बहुत से जो परिंदे हैं उनके पर के साथ भी स्टक कर जाएगा और उनको जब वो उड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें उनको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन है माइक्रोबियोलॉजिकल। इन मैनी कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड पीपल ड्रिंक अनट्रीटेड वाटर स्ट्रेट फ्रॉम अ रिवर और स्ट्रीम। कि जैसे कोई स्ट्रेट रिवर या स्ट्रीम से पानी है वो उसको डायरेक्टली जो है उसको पीने के लिए यूज कर लेंगे, उसको ट्रीट नहीं करते। समटाइम्स देयर इज नेचुरल पोल्यूशन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हो सकता है कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जो कि उसने उसको पोल्यूट कर दिया हो,
This natural pollution can cause fishes and other water life to die. और इस नेचुरल पोल्यूशन उस वायरस या उस बैक्टीरिया या उस प्रोटोजोआ, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, उनकी वजह से फिशेस भी डिस्टर्ब होंगी और वो उनकी वाटर लाइफ जो है उस बाकी भी जो वाटर लाइफ जो वहाँ पे एनिमल्स मौजूद हैं उनको भी डिस्टर्ब करेंगे. They can also cause serious illness to humans who drink from such water. अगर आप untreated water डायरेक्टली आप किसी स्ट्रीम या किसी लेक या किसी रिवर से लेकर पी लेते हैं तो वो आपकी भी ह्यूमन बींग्स की सेहत को, हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेगा. नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी किस इंडस्ट्रीज की वजह से किस तरह वाटर पोल्यूशन हो रही है. Industries cause huge water pollution with their activities. These come mainly from sulfur. This is a non-metallic substance that is harmful for marine life. सल्फर एक ऐसा कंपाउंड है, केमिकल है जो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है, नॉन मेटालिक है, मेटल नहीं है, धात नहीं है, और ये हमारी मेरीन लाइफ को यानी एक्वेटिक लाइफ को, जो कि पानी में जो प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स, उनको नुकसान पहुंचा रहा है. यहाँ पे ये पिक्चर दिखा रही है कि जब आपकी किसी फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी इमिशन हो रही है तो वो उसकी जब आपके पास वो क्लाउड्स में वो आपके एरिया में, आपके एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट रहेगी वो सल्फर डाइऑक्साइड, और जब आपके पास बारिश होगी वो बारिश जो है जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलेगी तो वो एसिड रेन का बाइस बनेगी, जो कि ऑब्वियसली एक्वाटिक लाइफ के लिए और प्लांट्स के लिए हार्मफुल होगी. ऑयल इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऑयल पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं वाटर में. रूटीन शिपिंग, रन ऑफ्स एंड डंपिंग ऑफ ऑयल्स ऑन द ओशन surfaces happen every day, क्योंकि जो आपके ऑयल की ट्रांसपोर्ट है वो आपके पास डिफरेंट ओशंस के थ्रू हो रही है, तो उनमें स्पिलेज हो सकती है और वो ऑयल पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं. Oil spills cause major problems and can be extremely harmful to local marine wildlife such as fish, birds, and sea otters and other aquatic life. Because the oil does not dissolve, it stays on the water surface and suffocates fish. और वहाँ पर fish को जो है survive करना मुश्किल होगा. Oil also get caught in the feathers of seabirds, making it difficult for them to fly. Some animals die as a result. ये हम oil spillage वाले टॉपिक में भी उन्होंने यही पॉइंट था. यहाँ पर सिर्फ जो है वो सिर्फ बता रहे हैं कि अगर इंडस्ट्रीज से भी इसको रिलेट करना चाहें तो ये इंडस्ट्री कॉज भी इसका है. यहाँ पे ये पिक्चर ये दिखा रही है कि इतना बड़ा शिपिंग के लिए ऑयल लेकर जा रहे हैं और उसकी स्पिलेज ने इतना ज़्यादा एरिया जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, और वो क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं हो रहा, वो उसकी सरफेस पे ही प्रेजेंट है, तो अब जितनी भी एक्वाटिव लाइफ है वो उसको सफोकेशन क्रिएट करेगा और वो यहाँ तक कि वो मर भी सकती है. अब हमने इंडस्ट्रियल कॉजेज देखे हैं, तो इसके अलावा कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन के. इसके अलावा जब से जो फर्स्ट कॉज है वो है सिवेज एंड वेस्ट वाटर. Sewage is the term used for wastewater that often contains feces, urine and laundry waste. जितने जो भी वेस्ट हमारे घरों से भी जो वेस्ट वाटर रिलीज होगा उसे भी हम सिवेज बोलेंगे. The sewage and wastewater that is produced by each household is chemically treated and released into sea with fresh water. जब भी आपके पास यहाँ हमारे घरों से वेस्ट वाटर जो है वो रिलीज होता है उसे हमेशा ट्रीट किया जाएगा और ट्रीट करने के बाद हम उसे किसी भी वाटर बॉडी में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. The sewage water carries harmful bacteria and chemicals that can cause serious health problems. और अगर आप उस untreated sewage को ही डायरेक्टली आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो उसमें जो प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, केमिकल्स हैं, वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का बायस बन सकते हैं. पैथोजेंस आर नोन एज अ कॉमन वाटर पोल्यूटेंट, और पैथोजेंस यानी जो बीमारी फैलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो प्रेजेंट है तो वो एक कॉमन कॉज है वाटर पोल्यूटेंट का. और सेकंड जो अदर कॉजेज हो सकते हैं वो है माइनिंग एक्टिविटीज. माइनिंग हमें पता है कि हम डिफरेंट मिनरल्स को अंडरग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज करें, क्रशिंग करते हैं रॉक्स की, और कोल या डिफरेंट दूसरी तरह के दूसरे एनिमल्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. These elements when extracted in the raw form contains harmful chemicals and can increase the amount of toxic elements when mixed up with water which may result in health problems. और जब आप उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उन मेटल्स को तो बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो
इन्वायरमेंट में रिलीज हो सकते हैं, और जब वो किसी वाटर बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो वाटर पोल्यूशन का सबब बनेंगे और बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके कॉजेज में है ओशन एंड मेरीन डंपिंग। अगेन थिंक ऑफ द rubbish we all make each day, पेपर वेस्ट, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, रबर, मेटालिक एंड एल्यूमिनियम वेस्ट। ये सब वेस्ट की, सॉलिड वेस्ट की टाइप है जो हम वेस्ट जो है वो रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। इन सम कंट्रीज दे आर डिस्पोजिटेड इनटू द सी। जैसे पिक्चर में भी दिखा रहे हैं कि डायरेक्टली जितना भी वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसे आप डायरेक्टली अगर सी में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो ये भी आपके पास वाटर पोल्यूशन का बाइस बन रहा है। All these waste types take them to decompose, take time to decompose, और उससे जाहिर सी बात है डिकम्पोज होने के लिए टाइम लगेगा, तो तब तक वो वहां की मेरीन लाइफ को डिस्टर्ब कर चुका होगा। जैसे कि ये पिक्चर में भी यही दिखा रहे हैं कि इतना ज्यादा ओशन में आपके पास वेस्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट इतना ज्यादा डंप हो चुका है कि वहां ऑब्वियसली वहां की एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होगी। यहाँ तक थी इसके कॉजेज। हमने उसकी टाइप्स देख ली, हमने डिफरेंट कॉजेज देख लिए हैं वाटर पोल्यूशन के। अब हम देख रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। The effects of water pollution are varied and depend on what chemicals are dumped and in which locations। यानी केमिकल टू केमिकल, अगर किसी सल्फर प्रेजेंट है तो उसके इफेक्ट डिफरेंट होंगे, अगर नाइट्रेट प्रेजेंट है तो उसके इफेक्ट डिफरेंट होंगे, अगर कोई फर्टिलाइजर है तो उसके इफेक्ट डिफरेंट है, अगर कोई पेस्टिसाइड है तो उसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा। और आप जिस जगह पर ये पोल्यूटेंट्स या केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उसके मुताबिक भी इनका इफेक्ट होगा। Many water bodies near urban areas are highly polluted, क्योंकि वो इस तरह की सिटीज या इस तरह की जगहों के आसपास हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, वो ज्यादातर पोल्यूटेड होंगे। दिस इज द रिजल्ट ऑफ बोथ गार्बेज एंड डम्प्ड बाय इंडिविजुअल एंड डेंजरस केमिकल्स लीगली और इलीगली डम्प्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स एंड मार्केट प्लेसेस। ये सब कुछ जो है हम अपनी एक्टिविटीज से, कोई इंडस्ट्री या हम अपने हाउस होल्ड लेवल पे भी हम वहां जाकर डंप अगर कर देंगे अपनी वेस्ट को, गार्बेज को वहां पर हम डिस्पोज ऑफ करेंगे तो ऑब्वियसली वो वाटर बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसका सबसे जो रिलेटेड वाटर से रिलेटेड सबसे पहला जो इफेक्ट आ रहा है वो एक्वाटिक एनिमल को आ रहा है। उसकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा एक्वाटिक एनिमल जो है इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। द मेन प्रॉब्लम कोज्ड बाय वाटर पोल्यूशन इज दैट इट किल्स life that depends on these water bodies. Dead fish, crabs, birds and seagulls, dolphins and many other animals often wind up on beaches killed up pollutants in their habitat। वो उनका हैबिटेट, उनका घर जो है वो वाटर बॉडी है। अगर आपकी वाटर पोल्यूशन जब वहां पर कोज होगी ऑब्वियसली वहां पर जितने भी बर्ड्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, फिशेस हैं, वो सब जो हैं जितने भी वाटर एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे और उनका एंड रिजल्ट उनकी मौत ही होगी। नेक्स्ट जो है डिफरेंट डिजीजेज हो सकती हैं वाटर पोल्यूशन से, ये भी उसका इफेक्ट है। इवेंचुअली ह्यूमंस आर इफेक्टेड। अगर हम कोई अनट्रीटेड पोल्यूटेड वाटर पी लेंगे तो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होगा। पीपल कैन गेट डिजीजेज सच एज हेपेटाइटिस बाय ईटिंग सी फूड दैट हैज बीन पॉइजन्ड। अगर किसी वाटर बॉडी, किसी ऐसी फिश को आपने खा लिया है जो कि किसी पोल्यूटेड वाटर बॉडी में रहती थी जिसमें केमिकल प्रेजेंट थे, तो उस ऑब्वियसली वो फिश जो है वो उस पोल्यूटेड वाटर से इफेक्ट हुई है। और जब अगर आपने उस फिश को इनटेक ले लिया, उसका एज अ फूड उसको यूज कर लिया है, तो आप भी हेपेटाइटिस या किसी दूसरी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। In many poor nations, there is always outbreak of cholera and diseases as a result of poor drinking water treatment from contaminated waters। बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां जो हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं, क्योंकि वो अनट्रीटेड वाटर जो है उसी को पीने के लिए यूज कर रहे हैं। ये जो स्लाइड है ये एक्सप्लेन कर रही है कि इफेक्ट्स और सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाटर शॉर्टेज। अगर वाटर शॉर्टेज हो रही है उससे क्या इफेक्ट्स, क्या असरात हो रहे हैं। वाटर की शॉर्टेज, मुराद वाटर की, पानी की कमी है। Poorer communities and informal settlements still lack access to potable water systems। जहाँ पर कि
फैसिलिटीज नहीं है, जो पुअर कम्युनिटीज है वहाँ पर अभी भी वाटर सिस्टम इतना अवेलेबल नहीं है और वहाँ पर वाटर शॉर्टेज है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ग्रीनिंग एंड डोमेस्टिक गार्डनिंग इनिशिएटिव ड्यू टू वाटर रिस्ट्रिक्शंस। जब आपके पास पानी की क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है, पानी की ही कमी है, तो आप अपनी ग्रीन लैंड को, अपने गार्डन को आप इस तरह जो है पानी दे सकते हैं और आप इस इनिशिएटिव को जो है फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फिर पानी ही इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होगा। इंक्रीज फायर हैजर्ड। पानी अगर किसी एरिया में वाटर शॉर्टेज है, तो अगर फायर हैजर्ड होती है किसी जगह बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कोई आग लग जाएगी, उसको बुझाने के लिए अगर हमारे पास फायर फाइटर्स के पास जो है वाटर ही अवेलेबल नहीं होगा, तो ये एक उसका एक स्वेयर और उसका कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। Polluted river beds and lakes harm ecosystems including flora and fauna, यानी वो हमारे एनिमल्स एंड प्लांट्स को डिस्टर्ब करेंगे। जो पोल्यूटेड रिवर, उसमें पोल्यूटेड वाटर है, उसकी वजह से वो हमारा इकोसिस्टम जो है वो सारा डिस्टर्ब होगा। वाटर टैरिफ्स एंड प्राइसेस इंक्रीज्ड अक्रॉस द बोर्ड। पानी की कमी होगी तो ऑब्वियसली जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अब लोगों पर लगाए जाएंगे। पार्टिकुलरली इन ड्रॉट स्ट्रिकन एरियाज फार्मर्स अनेबल टू प्रोड्यूस वाइटल क्रॉप्स। और पानी इतना अवेलेबल अगर ना हो कि फार्मर्स जो है अपनी क्रॉप्स को दे सकें, तो वो उन क्रॉप्स को उगाने से भी कासिर होंगे, वो उनको फर्दर ग्रो नहीं करा सकते। नेक्स्ट ये है हम उसके ये देखेंगे कि हम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं कि वो क्रिएट ही ना हो। डीलिंग विद वाटर पोल्यूशन इज समथिंग दैट एवरीवन नीड टू गेट इन्वॉल्व विद। तो इसके लिए डिफरेंट आपके पास टिप्स हैं जो हमें करनी चाहिए, डिफरेंट स्टेप्स हैं। नेवर थ्रो रबिश अवे एनी हाउ, ऑलवेज लुक फॉर द करेक्ट वेस्ट बिन। यानी जब भी आप घरों से भी बाहर जा रहे हैं, आप कहीं भी कहीं सैर भी करने के लिए जा रहे हैं, तो आपने हमेशा ये कोशिश करनी है और आपको हमेशा यही करना चाहिए कि आप जो भी रैपर या कोई भी इस तरह की चीज़, कोई कैन है, कोई भी एक्स्ट्रा वेस्ट है, वो आपने हमेशा वेस्ट बिन में ही डिस्पोज करना है। उसको इसी तरह फेंक नहीं देना, लिटरिंग नहीं करनी। जिस तरह आप बहुत सारी बीच या रिवर साइड्स पे जाती हैं, जो पार्क्स हैं, आप वहाँ पर कहीं भी ये नहीं है कि आपने जहाँ पर खाया आप वहीं पर जो है लिटरिंग कर दें। आपने हमेशा जो है वेस्ट बिन्स में अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है। Use water wisely. Do not keep the tap running when not in use. Also, you can reduce the amount of water you use in washing and bathing. अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज, अगर आप ब्रश कर रहे हैं, तो आप अपना टैप, जब तक आप ब्रश कर रहे हैं, आप अपना जो टैप है उसको क्लोज रखें, उसको खुला मत छोड़ें। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप वाटर को वाइजली यूज कर रहे हैं, तो आप वाटर शॉर्टेज होने से भी रोक सकते हैं, वाटर की कमी में भी आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डर्टी वाटर दैट नीड्स ट्रीटमेंट। तो ऑब्वियसली जो भी वाटर हमारे घरों से निकलेगा वो वेस्ट वाटर होगा, और उसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, तो वो वाटर जो है उसकी भी अमाउंट कम से कम हो जाएगी। Do not throw chemicals, oil, paints, and medicine down the sink, drain, or the toilet. In many cities, your local environmental office can help with the disposal of medicines and chemicals. अगर हम अपने chemicals और medicines जो हैं उनको बहुत अच्छे से dispose of करेंगे, उनका एक proper जो local community ने, offices ने जो rules बनाए हुए हैं उसको follow करेंगे, तो वो environment में release नहीं होगी और फिर वो water pollution create ही नहीं होगी। If you use chemicals and pesticides for your gardens and farms, by mindful not to overuse pesticide and fertilizer. अगर आप अपने gardens में या किसी farm में आप use भी कर रहे हैं fertilizer और वो use करनी पड़ेंगी, तो आप कोशिश करें कि उसका कम से कम इस्तेमाल करें और बहुत ही wisely उसको use करें. This will reduce runoff of the chemical into nearby water sources. और जब वो water के through वो different जो हैं वो water bodies में वो penetrate नहीं करेंगी. Start looking at options of composting and using organic manure instead. और इसकी बजाय आप अपने घरों में खुद इस तरह के मेन कंपोस्टिंग और इस तरह ये टर्म जो है हम फर्दर इसको देखेंगे डिटेल में, लेकिन ये इस तरह का तरीका है कंपोस्टिंग जिसके थ्रू आप अपने वेस्ट के थ्रू आप अपनी घर में एक हाउस होल्ड लेवल पर आप अपनी एक खाद तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई केमिकल इंक्लूड नहीं होगा। तो वो आप ऑब्वियसली जब वो केमिकल इंक्लूड नहीं होगा तो वो वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करेगा वाटर बॉडी में जाके।
If you live closely to a water body, try to plant lots of trees and flowers around your home so that when it rains, chemical from your home does not easily drain into the water. अगर एक क्लियर सरफेस होगी तो जितने भी आपके केमिकल्स होंगे वो वाटर बॉडी में जाकर डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, लेकिन अगर आप प्लांट्स आपके आसपास होंगे, मौजूद होंगे वाटर बॉडीज के आसपास भी और आपके घर के आसपास भी, तो इतनी ईजी से कोई भी चीज़, कोई भी पोल्यूटन आपकी वाटर बॉडी में ड्रेन नहीं कर पाएगा। तो ये डिफरेंट आपके पास टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं कि वो प्रोड्यूस ही ना हो। ये जो लास्ट पॉइंट है ये बता रहा है कि आपके वाटर शॉर्टेज, जैसे हमने पढ़ा है कि उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, सीवियर कंसिक्वेंसेस हैं, आपके वाटर की प्राइसेस बढ़ सकती हैं, आपको फायर हैजर्ड्स के लिए आपको वाटर अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या आपके पास सोल्यूशन है, क्या आप वाटर की कमी को कैसे कम से कम कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है? पहले हमने जो पढ़े हैं वो उसके इफेक्ट्स हैं, वो उसके असरात हैं। अब हम उसका सोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि हम किस तरह अपने पानी को बचा सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। Do not keep taps running while water is not needed. For example, switch the tap off while brushing teeth. Simple है कि आप पानी को जब आपको यूज नहीं कर रहे तो पानी का जो टैप है उसे बंद रखें। Only use what is needed resourcefully. For example, when washing dishes, make sure that the sink is full. आप देखें कि जब आपको पानी रिक्वायर्ड है आप तभी उसको यूज करें और एक ही दफा में आप जितना उसको यूज कर सकते हैं उसे मैक्सिमम यूज करें। Obey water restrictions in force. For example, do not use the hose pipe while washing the car. और जो वाटर रूल्स या वाटर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उन्हें उसको आप फॉलो करें ताकि आप वाटर शॉर्टेज क्रिएट ना करें। और इतने यानी जब आप गाड़ी भी धो रहे हैं तो आप एक मेजर इतना बड़ा पाइप यूज ना करें जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी जो है वो वेस्ट हो, बल्कि उसके बजाय आप अपने किसी ऐसे टब के थ्रू आप यूज कर सकते हैं जिसमें आप बारी बारी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पानी जो है आप उसमें यूज करके आप कार जो है अपनी उससे वॉश कर सकते हैं। Sustainable home living needs to be practiced. For instance, take short showers instead of long bath. यानी अगर आप बहुत लंबे जैसे घंटा घंटा आधा आधा घंटा आप ना लगाएं बल्कि कम और वाइजली उसको यूज करें। रिसाइकल यूज्ड वाटर एज मच एज पॉसिबल। और आप जितना वाटर यूज हो गया है प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसको अमल करें जिसमें आप वाटर को ज़्यादा रिसाइकल कर सकें ताकि वाटर शॉर्टेज क्रिएट ना हो। Thank you very much.